हेलो नमस्कार दोस्तों। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है, और जीत को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो साइटोलॉजी। आज अपन कोशिका, डीएनए और विटामिन सब एक साथ पढ़ने वाले हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों टॉपिक कंबाइन करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है, आपको पता है ये चीज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अगर चले अपन कोशिका, भाई अरस्तु कौन है? बायोलॉजी के पिता है। वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलिस लीनियस। ठीक है, और लेमार्क एंड ट्रेविस बायोलॉजी, जीव शब्द मतलब बायोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविस ने। ठीक है, और अरस्तु ने फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। कैरोलिस लीनियस वर्गीकरण के पिता, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट यहाँ से अपने को याद रखना है। क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद बात करें, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बायोलॉजी के पिता कौन कहा जाता है? कहते हैं हम बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है, और कैरोलिस लीनियस ने वर्गीकरण के फादर है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया भैया? तो कोशिका सिद्धांत दिया है अपने किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है हमको। ठीक है, मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने, ल्यूएन हुक ने जीवित कोशिका की खोज करी, और कोशिका सिद्धांत यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद भाई जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं अपन। तो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के न जीव द्रव्य बनाते हैं। और इसकी अगर बात करें तो किसने बोला था? पुरकिंजे ने बोला था। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने दिया, बिल्कुल सही बोला है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य, मेरे भाई कोशिका द्रव्य नहीं, केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये 2 चीज होती है इसके अंदर, लेकिन ये अपना गलत हो गया है। ठीक है, स्टेटमेंट। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के अंदर ही होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की अगर बात करें अपन तो भाई कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, जो सेल वॉल है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सेल वॉल की अगर बात करें अपन तो पादप कोशिका में ही पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। ठीक है, इसको ध्यान रखना अपने को। ठीक, पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और अगर बोले अपने को जंतु कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है तो ये नहीं पाई जाती मेरे भाई। कहाँ पर? जंतु कोशिका में। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान रख लिया आपने तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब जो सिलेक्टिव चीज, जो काम की चीजें उसको अंदर आने देती है और बाकी को बाहर ही रहने देती है। ठीक है, बाकी को किसी को एंट्री करने की जरूरत नहीं है और आने भी नहीं देती। चौकीदार समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, वो इसको ही चकमा दे करके अंदर घुस जाता था। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं ऐसे। अब देखो, असत्य देखना है तो पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती मेरे भाई। पादप हो या फिर जंतु हो, यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एकदम गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर बोले अपन तो राइबोसोम, भाई अपना इधर देखो क्या क्या होता है। राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम होता है, ये मतलब केंद्रक होता है। ये चीजें होती है अपनी कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इधर सुनो, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। प्रोटीन की फैक्ट्री का अगर पूछे तो राइबोसोम। और पादपों में कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन है ना। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और उसके बाद अगर बात करते हैं अपन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो है महिला, जो स्त्री है उसका अंडाणु। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं अपन कोशिका का शक्तिगृह। क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह। और आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं अगर पूछ ले तो लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसको बिल्कुल रट लेना। और कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय कहलाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट अपने को यहाँ से याद करने हैं। नेक्स्ट अगर चले अपन तो
में कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? कायिक गुणसूत्र की बात करूं तो 22 जोड़ी होते हैं, टोटल 44 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल अगर बात करूं, टोटल 23 जोड़ी होते हैं। कितने? टोटल 23 जोड़ी होते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, जो पुरुषों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आगे अपन चलते हैं, आगे चले अगर अपन, तो आगे क्या है अपने सामने? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने करी थी? अभी इसके पहले केंद्रक के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो भाई हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ही डीएनए मिलता है अपने को, ठीक है। जो अपनी जालीनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना केंद्रक के अंदर, उसको क्रोमोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोटीन कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने करी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। कब करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। पेलेट पार्टिकल किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। और ये पेलेट कण, इसको पेलेट कण भी बोलते हैं, क्योंकि पेलेट ने इसका मतलब आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद मतलब खोज करी थी, आविष्कार क्या करेगा? अल्टमैन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज करी थी वो अल्टमैन ने करी थी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा एनर्जी है वो एटीपी के रूप में होती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और श्वसन स्थान अगर बोले अपन, कोशिका का श्वसन स्थान बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये सेल अपने यहाँ पर समाप्ति होती है। और नेक्स्ट अगर चले अपन, अब नेक्स्ट अगर चलता हूं मैं, तो सेल के बाद भाई क्या आने वाला है अपना? सेल के बाद अपन पढ़ने वाले डीएनए आरएनए, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है। ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो विटामिन पढ़ने वाले हैं सेल के बाद डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए की कुछ बातें अपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डीएनए आरएनए को प्रयोग, जो अपना हेलिक्स मॉडल है, जो हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया है? तो वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने? डीएनए आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और फ्रेडरिक मिक्सचर ने इनकी खोज करी थी। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर अपन आगे चले डीएनए आरएनए के बारे में, तो डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज होता है, और इसमें सिर्फ राइबोज होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन क्षारक है वो डी ऑक्सी राइबोज होता है और राइबोज होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है कहानी अपनी? इसको क्या हो गया? चलो ठीक है, इसको तो छोड़ो, अपन चल रहा है इसका काम तो, है ना। जो डीऑक्सीराइबोज बता दिया मैंने, ठीक है। और डीओलिक्स मॉडल किसने दिया था? अगर बात करें डीएनए आरएनए का, तो डीओलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? अपना वो मिक्स क्या बोलते हैं उसको यार, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? तो 1953 में दिया था। और इनको खोज मतलब इनको जो उसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये कब मिला था मेरे भाई? इनको नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद डीएनए आरएनए जो है अपना, डीएनए आरएनए जो है उसकी अगर बात करें अपन, तो डीएनए आरएनए भाई, डीएनए और आरएनए को अलग कौन करता है? अलग अगर बात करें अपन तो अलग कौन करता है भाई? तो अलग की अगर मैं बात करूं तो अलग इनको डीएनए आरएनए को, एक तो डीएनए के अंदर जो है थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्षारक दो ही जो इनको अलग करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें अपन तो डीएनए आरएनए को प्रयोगशाला में किसने मेरे भाई मतलब प्रयोगशाला में किसने बनवाया था? तो जो है हमारे हरगोविंद खुराना जी ने, ठीक है। डीएनए आरएनए को जो अपना ड्यू हेलिक्स मॉडल है उसको प्रयोगशाला में किसने बनवाया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ देख लेते और कुछ अपन जानकारी भाई। देखो इधर डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इनकी खोज करी थी। उसके बाद डीएनए का आकार डबल हेलिक्स होता है ना, ड्यू हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मॉडल जेम्स अपने वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। डीएनए में भाई शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। आरएनए में कौन सा होता है? सिर्फ राइबोज होता है। डीएनए थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में कुल 4 बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिस। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये अपने को याद रखना है और ये बताया भी था मैंने, ठीक है। डीएनए को अपन जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। डीएनए का मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है भाई। केंद्रक डीएनए के अंदर, इधर सुनो, डीएनए के अंदर केंद्रक, डीएनए जो है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। बस लवक जो है इसका ध्यान रखना आप, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पूछे तो लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। जंतु कोशिका में पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक पाया जाता है।
बात समझ गए? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो डीएनए ये तो चलो छोड़ो, इंसान में लगभग 3 अरब बेस पेपर होते हैं, इसको भी छोड़ दो आप। डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? डीएनए का बहुलक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब जैसे कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना, अपना जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बनता है, तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के अपना डीएनए बनता है। ठीक है, इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब आरएनए की बात करते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडर होता है, राइबोस होती है इसके अंदर शुक्र जो अपना शुगर होता है, और यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए काइम थाइमिन काइम में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये अपन ने बात कर ली। मुख्य MTR है ना, MTR ये इनके मुख्य प्रकार होते हैं। मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ज़्यादातर। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने और डीएनए की भी नहीं करी है। ठीक है, कुछ वायरस में केवल आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाने का मैसेंजर होता है। ठीक है, ये डीएनए आरएनए की भाई यहाँ पर अपन ने समाप्ति कर दी है। विटामिन की बात करें विटामिन की बात है। विटामिन की बात अगर कर रहे हैं अपन, तो वसा में कौन घुलनशील है? कीड़ा। भाई कौन है वसा में? कीड़ा। ठीक है, वसा में कीड़ा घुलनशील है। उसके बाद ये किसमें है? वसा के अंदर। ठीक है, और पानी के अंदर भैंस। ठीक है, पानी के अंदर B और C। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली थी। उसके बाद अगर बात करें अपन, तो विटामिन के अंदर ऊर्जा नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। विटामिन की ऊर्जा नहीं होती। उपचारिक की क्रियाएं हैं जो है वो विटामिन से ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। विटामिन शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये बात समझो। घुलनशील वसा के अंदर, घुलनशील कीड़ा, और B और C अपने पानी के अंदर। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। विटामिन ए की बात करूँ तो आंखों की रोशनी, त्वचा के लिए आवश्यक है। और विटामिन ए की कमी से रात में दिखने की समस्या होती है। ठीक है, अब विटामिन ए के बारे में कुछ जानकारी और समझते हैं अपन। यहाँ पर विटामिन के ए के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन कहाँ पर होता है? तो विटामिन ए के अंदर होता है। कहाँ पर पाया जाता है? गाजर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। और उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है? तो ये गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए से कौन सी कमी होती है भाई? ये रंतोदी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। अब विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी हड्डी और दांत को मजबूत करता है, ये तो अपने को पता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये आप लिख लो। क्या लिख लो? ऑस्टियोमलेशिया रोग बच्चों मतलब वयस्क के अंदर होता है, बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है इससे। ठीक है, विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को ही कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। और प्रजनन विटामिन भी इसको ही कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई त्वचा और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के ये बोलते हैं फिनोक्विनोन, है ना, फिनोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन भी इसका ही नाम है। ठीक है, दो नाम है इसके। और ये रक्त के थक्के जमाने में काम करता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। और विटामिन के कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत में हमारा विटामिन के पाया जाता है। आगे बढ़े अगर अपन, तो विटामिन के की कमी से खून बहना बंद नहीं होता है। और विटामिन सी को एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये बात अपन ने देख ली। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला, खट्टे और खट्टे फल होते हैं। ठीक है, विटामिन सी मिर्ची के अंदर भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मिर्च के अंदर। ठीक है, विटामिन सी मिर्च के अंदर। और हाँ, विटामिन सी जो है दूध के अंदर नहीं पाया जाता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद विटामिन B1 की बात करो तो ये थायमिन कहलाता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B12, B2 को छोड़ो, B3 को देखो, नाइसिन विटामिन, इसके पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन 12 की बात करो अपन तो। ठीक है, 9 अगर विटामिन B9 की बात करें तो फोलिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद एनीमिया रोग होता है उसके अंदर, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर एनीमिया रोग होता है, इसलिए फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है उनको। ठीक है, और विटामिन B12 के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अपने को तैयार रहना है। अब आगे बढ़े अपन, तो विटामिन B12 की कमी से पार्नीशियन एनीमिया होता है। ठीक है, ये बात अपन ने बात कर दी। अब शरीर में विटामिन डी सूर्य की किरणों से भी मिलता है, ये बात अपन ने करी थी। विटामिन ए का स्रोत गाजर, पपीता, हरी सब्जी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, है ना। विटामिन ई का स्रोत अंकुरित अनाज, भाई बादाम, मूंगफली। और उसके बाद विटामिन के का स्रोत पालक, हरी सब्जी, गोभी। और उसके बाद विटामिन शरीर में ऊर्जा नहीं देता है, ये अपने को बहुत
एकदम पॉइंटेबल लिखना है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा उपयोगी बनाता है जरूर, है ना। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर दिन भर नहीं रुकता है, ठीक है, पूरी तरीके से रुकता नहीं है, तो दिन भर मेरे भाई यूरिन के जरिए निकल जाता है, वो विटामिन सी होता है, ठीक है। और विटामिन के बड़ी आंत छोटी आंत में पाया जाता है अगर पूछे तो। अब विटामिन ए के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए भाई, नाम लिखे हुए। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 थायमिन और बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी3 नाइसिन और पेलाग्रा रोग, ठीक है, 3D रोग भी हो जाता है। और इसके बाद विटामिन बी5 को थोड़ा सा याद रख लेना, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। थकान, सिर दर्द, पाचन समस्या अगर किसी को है तो विटामिन बी5 कंज्यूम करें आप, ठीक है। उसके बाद 9 की बात करूँ तो फोलिक एसिड, एनीमिया रोग हो जाता है, शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी12 कोबालामिन बोलते हैं इसको। उसके बाद नसों की कमजोरी वगैरह। और उसके बाद सी की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन के अलावा नेफ्टोक्विनोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्टोक्विनोन, ठीक है, नेफ्टोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप, रक्त का थक्का ना जमने देना, ये विटामिन के का काम है। विटामिन के कौन सा विटामिन आंत में पाया जाता है, विटामिन के आंत में पाया जाता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। अब ये उपकरण कुछ अपन पढ़ते थे डेली, हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनि नापते हैं, हाइड्रोस्कोप वायुमंडल आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है, हाइपोमीटर की बात करें तरल क्वथनांक को निर्धारित करता है। मेक मीटर ध्वनि की चाल के सापेक्ष विमान की चाल निर्धारित करता है। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। ओडोमीटर की बात करें तो एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापता है, ठीक है। और अपने बाइक कार में यही लगा होता है ओडोमीटर, ठीक है। नेफ्रोमीटर की बात करें तरल में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को मापता है। एंथोसाइनिन मेरा भाई लाल फल पौधे जो है, फल पौधे उनके अंदर लाल, बैंगनी, नीले, अगर उनका कलर की बात करें, ये 3 कलर, तो ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ब्लूबेरी के अंदर, रास्पबेरी के अंदर काला चावल, काला सोयाबीन, चेरी, लाल किशमिश और नाटन अंगूर, लाल गोभी, इनके सबके कलर का जिम्मेदार कौन है कलर के लिए, तो एंथोसाइनिन इसका जिम्मेदार है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो सिरका, एसिटिक अम्ल, नारंगी में साइट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी क्लास की भाई समाप्ति होती है और अपन बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी निपटाएंगे अपन और इसको प्रश्न वाइज भी निपटाएंगे। आप बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहे अपने साथ। 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। एक एक करके 500 क्वेश्चन को निपटारा करेंगे, 2-2000 क्वेश्चन हर विषय के लेकर आएंगे और जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। अब बस पढ़ते रहे। और सिलेक्शन, जिसको भी डाउट है मेरे भाई कि सिलेक्शन होगा कि नहीं सर आपका पढ़ने से, दादा ऐसी बात है भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरा पढ़ने से ही नहीं मेरे भाई, आप किसी का भी पढ़ो, मतलब पढ़ो, बस मेरा कहना इतना है कि अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, ठीक है। 110% होगा सिलेक्शन। भाई कोई भी टीचर है वो सोच समझ कर पढ़ाता है, सोच समझ कर, मतलब पूरी आपके लिए रात भर मेहनत करके न क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाता है, तो वो ऐसे ही नहीं लाता है या फिर ChatGPT से नहीं लिखाता है वो, ठीक है। वो बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक डाटा ही लेकर आता है आपके लिए, है ना। समझ गए बात को। आपको अगर पढ़ाना ही रहता तो फिर, अगर ऐसे ही पढ़ाना रहता तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के धन पढ़ाए जाते हैं, है ना। ऑथेंटिक डाटा उठाकर लाता है, तो आप संदेह ना करें कि इस मास्टर का अपनी परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। बात समझ गए? अगर समझ गए तो आपके दिमाग से ये बात निकाल देना कि सर ये पढ़ेंगे हम तो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप, मैं तो एक ही बात जानता हूं बस कि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, बस किसी का भी पढ़ें, ठीक है, पढ़ेंगे तो पास होंगे, क्योंकि विज्ञान होता है। अब मैं विज्ञान को अलग से कुछ दूसरी चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर, है ना। विज्ञान ही है, विज्ञान होता है, रीजनिंग होता है, गणित होता है, ठीक है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है तो विज्ञान होता है। प्रश्न आने की, अब अंतर्यामी मैंने पहले ही बोल दिया, अंतर्यामी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर कि जो आएगा वही पढ़ा रहे, है ना। मतलब एक क्या है कि अनुमान लगा करके पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब सबका मास्टर का अनुमान अलग अलग हो सकता है, अब जिसका तुक्का बैठ गया उसका काम हो जाएगा, वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।